जय हिंद। आज से हिस्ट्री चालू कर रहे हैं। बैठ जाए, पीछे जाके बैठ जाए तो। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास का जो जनक है या पिता है वो कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। पिता या जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस पिता या जनक उसको कहते हैं जो उसके बारे में रिसर्च किया हो, उसी को कहते हैं जनक। जैसे कि पिता या जनक जो कहते हैं, मतलब जैसे बाप का जो बेटा होता है ना, बेटा जो होता है, बाप का जो बेटा होता है तो जनक होता है उसका। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो उसके बारे में रिसर्च किया या उसका खोज किया हो तो उसी को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये बेसिकली जो थे ना वो इटली के रहने वाले थे। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे इन्होंने। क्या लिखा था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक से। इतिहास में जो है ना, हम अगर इतिहास का अगर परिभाषा बोले कि इतिहास किसको कहते हैं, तो अतीतों का अध्ययन, अतीतों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अतीतों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। कॉपी ले लीजिए, इतिहास क्या कहलाता है? अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसमें जो है हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक, उसने क्या लिखा था? पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? पुस्तक लिखा था हेरोडोटस। अतीतों का अध्ययन बेसिकली अगर कहें तो अतीतों का अध्ययन। लेकिन जो बीता हुआ चीज़ को हम, जो अभी बीत गया उसको हम इतिहास कह सकते हैं। अतीतों का जो है, जो चीज़ बीत चुका है उसको इतिहास कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में जो है कुछ महत्वपूर्ण कालखंडों या महत्वपूर्ण सोर्सों को ही पढ़ा जाता है, हर चीज़ को नहीं पढ़ा जाता है। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इम्पोर्टेंस हो उसी को क्या पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। उसी में क्या करते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। तो अतीतों का अध्ययन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इतिहास क्या है तो क्या बोलेंगे? अतीतों का अध्ययन क्या है? इतिहास है। अतीतों का अध्ययन क्या है? इतिहास है। इतिहास में जो है मानव का जो उत्पत्ति हुआ, उसके बाद जो क्रमगत विकास जो हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, इसी के बारे में जो पढ़ना है उसी को इतिहास है। इतिहास बेसिकली जो मानव जाति का जो उत्पत्ति हुआ वो अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ? अफ्रीका में। मानव का जो उत्पत्ति हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है। और मानव जाति का सभ्यता का जो पालना है वो एशिया में हुआ है। ये जो एशिया है, इस एशिया में मानव जाति की सभ्यता का पालना हुआ। और मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो अफ्रीका में। कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। इसमें जो है अगर हम धर्म गुरु सब का बात करें तो जैसे कि हिंदू धर्म है तो उसमें कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो है, मत्स्य पुराण जो है उसके अनुसार कहा जाता है कि मनु जो थे, भगवान ब्रह्मा ने एक मनु नामक व्यक्ति को धरती पर भेजा और उन्होंने घोर तपस्या करके शतरूपा नामक एक महिला के साथ शादी किया। और उसी के बाद जो है हमारा जो अगला पीढ़ी है वो आने लगा और वही उसी का वंशज है। उसी प्रकार अगर हम पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो पश्चिमी सभ्यता में जो कहता है कि उनके अनुसार कहते हैं कि एक एडम को भगवान ने भेजा था और उन्होंने एक ईव नाम की महिला से शादी करके, और उसके बाद धरती पर इंसान का जो अभी जो हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन जब साइंस, जो अगर साइंस के बेसिकली बात किया जाए तो इसमें जो है एक थ्योरी जो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो डार्विन्स ने सिद्धांत दिया था, इस पर बुक लिखा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक जो था वो 1859 में पब्लिकेशन हुआ था। इसको जो डार्विन लिखे थे, कौन लिखे थे? डार्विन लिखे थे। डार्विन ने लिखा और डार्विन ने जब कहा कि हमारा जो पूर्वज है बंदर है, तो धर्मगुरु सब गुस्सा के बोला ये डार्विन का बोल रहा है कि मतलब कि हमारा पूर्वज जो है या वंशज है, हम किसके वंशज है? तो बंदर के हैं। तो धर्मगुरु सब मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम भगवान के वंशज हैं। तो एक इसी पर एक अभी हम हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो है उनका कहना था कि डार्विन होगा बंदर का वंशज, लेकिन हम बंदर के वंशज नहीं है, हम भगवान के वंशज हैं। डार्विन हो सकता है किसका वंशज? बंदर का वंशज, लेकिन हम बंदर के वंशज नहीं है, हम भगवान के वंशज हैं।
तो ऐसे ऐसे शिक्षा गुरु पर शिक्षा मंत्री पर तो हमको तरस आता है कि मतलब शिक्षा मंत्री होकर आप अगर इस तरह की बातें करना तो शोभा नहीं देता है। इन पे कई सिद्धांत है कि भगवान को आदमी इतना प्यारा था कि भगवान को आदमी ने अपने जैसा बनाया। इसी पर एक आदमी का कहना था कि भगवान ने आदमी को अपने जैसा बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं पता, लेकिन आदमी ने भगवान को अपने जैसा ज़रूर बना लिया। आप देखिएगा जितना भी मूर्ति है बेसिकली लमसम आदमी जो है भगवान को अपने जैसा ही बनाया रहता है। भले उसमें कहीं पर 4 हाथ कर देता है तो कहीं पर 10 गो सिर कर देता है, लेकिन रूपरेखा जो है वो अपने जैसा ही उसका भी क्या करता है, तैयार करता है। इसके बारे में जो मानव का जो उत्पत्ति हुआ और उसके बाद जो क्रमगत विकास हुआ, कैसे कैसे सभ्यता आई, जनपद, पहले जो कबीला बना, कबीला से जन बना, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना, फिर कैसे कैसे इतिहास बढ़ी, मतलब मानव का क्रमगत विकास जो हुआ वो कैसे कैसे हुआ, इसी का जो हम अध्ययन करते हैं और हम इतिहास में करते हैं। इसमें जो है इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। इतिहासकारों ने इतिहास काल को कितने खंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। आप ध्यान से सुनिए ना। इतिहासकारों ने इतिहासकार को 3 खंडों में, इतिहासकार ने इतिहास को 3 कालखंडों में। इसमें जो है एक है प्राग इतिहास, प्रागोऐतिहासिक, आदि इतिहास और एक है ऐतिहासिक। फट्ठा नहीं लग रहा है ना, इसी का असर है। इसको एंशिएंट हिस्ट्री बोले थे, इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। ज़्यादा नॉलेज हो गया, इसी का असर है। जितने समझा रहे हो तो समझिए। इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्री हिस्ट्री। इसको प्रो हिस्टोरिक पीरियड, इसको हिस्टोरिकल पीरियड क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। इसका पूरा नाम अगर किसी को लिखना है तो प्राग ऐतिहासिक काल, इसको आधे ऐतिहासिक काल, इसको ऐतिहासिक काल। अगर इसी को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको प्रो हिस्टोरिक पीरियड और इसको हिस्टोरिकल पीरियड। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें जो व्यक्ति था, जो प्राग इतिहास काल के जो व्यक्ति थे, वो लिखना या पढ़ना कोई प्रकार के नहीं जानते थे। इन लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इन्होंने लिखा है, इनका लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इस प्रकार से लिखा है ना कि इसका लिखा हुआ कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है। और हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक है, इसको लिखा भी मिला है और इसको पढ़ा भी जा सका है। इसको लिखा भी मिला है और इसको पढ़ा भी जा सका। प्राग इतिहास को पढ़ा जा सका है, इसमें लिखा ही नहीं था तो पढ़ा क्या जाएगा? इसमें आदि ऐतिहासिक में जो है पढ़ा नहीं जा सका है और ऐतिहासिक में जो है पढ़ा भी गया और लिखा भी था। इसमें जो बेसिकली हम रखते हैं, इसको पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज मतलब पत्थरों का युग। इसमें जो आदि ऐतिहासिक में रखते हैं वो भारत के अति से अगर बात किया जाए तो इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। और भी सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामियम की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीनी की सभ्यता है, सपाटा की सभ्यता है, जारवे संस्कृति है, तो अलग अलग सभ्यता है। इसमें जो है, इसमें प्राचीन इतिहास है एक, जिसको आप एशियंट हिस्ट्री जो कह रहे हैं तो इसमें आता है प्राचीन इतिहास। इसी में है मध्य ऐतिहासिक काल, इसी में है आधुनिक काल और इसी में है एक विश्व इतिहास। बेसिकली इतने ही पढ़ना है। तो इसमें पाषाण काल पढ़ना है, इसमें सिंधु सभ्यता, भारत के हम जो भी बात करेंगे वो भारत के दरमियान ही बात करेंगे और थोड़ा मोड़ा भारत के इर्द गिर्द में बात करेंगे, बाइली पूरा अथी नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो है प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास में जैसे कि हम प्राचीन इतिहास में आर्य जब से आते हैं तब से वेदों, जब से वैदिक काल आता है तो वैदिक काल पढ़ना है। इसमें वैदिक के बाद जो पढ़ना है, इसमें बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, उसके बाद शैव धर्म पढ़ना है, सभी धर्म जितना भी है उस समय वो धर्म को पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जनपद कैसे आया,
महाजनपद कितना 16 को जब महाजनपद आएगा, उसी के बाद फिर शकों का आक्रमण होगा, यूनानियों का आक्रमण होगा। फिर इधर दक्षिण भारत में पढ़ेंगे कि पाल चोल इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे ही मुस्लिम आक्रमण होगा, हर्षवर्धन के काल में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। उसके बाद वाला जो इतिहास पढ़ना है वो मध्यकालीन में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? मध्यकालीन में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? मध्यकालीन में पढ़ना है। उसके बाद वाला का मध्यकालीन, इस मध्यकालीन में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और इधर राजपूत काल पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत राजपूत का, उसके बाद मुग़ल आ जाएगा। उसके बाद मुग़ल जो है औरंगजेब तक का जो काल है वो इसी में पढ़ना है। मुग़ल भी पढ़ेंगे, मराठा भी अगर बेसिकली जो है मराठा भी इसी में पढ़ लेंगे। जब अंग्रेज़ का आक्रमण काल आ जाएगा, जब अंग्रेज़ हम पर आधिपत्य कर लिया रहेगा, तो उससे लेकर और आज़ादी तक के समय को हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? इसी में महात्मा गांधी के जितना भी आंदोलन है, भगत सिंह, राजगुरु सब का जो भी इन लोग का योगदान है, ये सब आधुनिक काल में पढ़ना है। और आधुनिक काल के बाद जब देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद वाला जो पोर्शन पढ़ा जाता है, तो कुछ किताब उसको नेहरू काल देता है, लेकिन इसको जो है हम एस्थेटिक वाला पोर्शन में भी पढ़ सकते हैं। कहाँ भी पढ़ सकते हैं? एस्थेटिक वाला पोर्शन में। एस्थेटिक वाला पोर्शन में पढ़ते ही है। इसके बाद विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में हम जो देखेंगे कि ओवरव्यू की, जब पूरा ही विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। विश्व इतिहास जब से औद्योगिक क्रांति जब से आया ना, मशीनों का जब खोज होने लगा ना, तो औद्योगिक क्रांति आने लगा। नए नए आविष्कार होने के कारण अब जो काम हम बहुत लेट से करने लगे थे, वो काम अब जल्दी जल्दी होने लगा। और इसी के दरमियान में देखेंगे कि यूरोप वालों ने बहुतों जगहों पर आक्रमण कर कर वहाँ उपनिवेश बना लिया। उस सब को क्या बना लिया? उपनिवेश बना लिया। जिससे हाँ, जहाँ व्यापार करता है, वो जो व्यापार करता है ना जिस जगह पे, उसी को उपनिवेश कहते हैं। उस जगह को कंट्रोल करके वहाँ व्यापार करता है। तो भारत को भी उपनिवेश बनाया था, चीन को भी उपनिवेश बनाया था, ताइवान को भी उपनिवेश बनाया था, इधर वियतनाम को भी उपनिवेश बनाया था, श्रीलंका, मतलब अफ्रीका भी को भी उपनिवेश बनाया था, यहाँ तक कि अमेरिका को भी उपनिवेश बना लिया था। तो बेसिकली पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड को अगर यूरोप वाला सब क्या कर लिया था, उससे हम पढ़ेंगे कि क्यों बनाया था, क्या मजबूरी थी उस लोगों की, कि उन लोगों को भी भागना पड़ा। तो उन लोगों को भी मजबूरी ही था। बेसिकली जो है ना, उस समय तुर्क जो थे ना, तुर्की, उनके वहाँ जो है तुर्की का शक्ति बढ़ रहा था, जिसके कारण वहाँ उन लोगों को यूरोप छोड़कर अब भागना की व्यवस्था आ चुकी थी। और उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति पड़ना है। उसी में जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम वार, इसी में चीन की क्रांति। तो जो रसिया में जो है समाजवादी, इसी में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है कि कार्ल मार्क्स कौन थे, उनका समाजवादी सिद्धांत क्या था, मार्क्सवाद सिद्धांत क्या है, चुड़ैलों का जो धावा हुआ था वो कैसे हुआ था, बांदरी सेना क्या थी। तो बेसिकली ये सब जो पढ़ना है, ये कहाँ पढ़ना है? विश्व इतिहास में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? विश्व इतिहास में पढ़ना है, विश्व इतिहास में। तो बेसिकली इस वाला पोर्शन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो समय लगेगा वो ऐतिहासिक काल में लगेगा। कहाँ लगेगा? ऐतिहासिक काल में लगेगा। कहाँ लगेगा? ऐतिहासिक काल में लगेगा। तो इसमें जो है एक है प्राग इतिहास, एक है आदि इतिहास और एक है ऐतिहासिक काल। तीन वो है। कौन कौन है? प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल। इसमें जो आता है वो पाषाण काल आता है, इसमें जो आता है सिंधु सभ्यता आता है, और इसमें ऐतिहासिक काल में कौन आता है? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल, और उसके बाद विश्व इतिहास। इसमें जो है हम प्राग इतिहास में कर रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें ना तो कोई भी लिखित साक्ष्य है, तो लिखित साक्ष्य जब है ही नहीं तो पढ़ेगा क्या कोई? जब लिखा रहेगा तब ना कोई पढ़ेगा, लिखा ही नहीं तो पढ़ने वाला कोई बात है ही नहीं। तो प्राग इतिहास, इसको जो इंग्लिश में कहते हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसी में जो आता है पाषाण काल। इसमें क्या आता है? पाषाण काल। पाषाण काल जो है स्टोन एज, इसी को इंग्लिश में जो कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज, पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। कौन सा युग? पत्थरों का युग।
इसके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी जो दिए थे वो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी दिया था 1863 में। भारत में जो पुरातात्विक साक्ष्य का जो पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतीय में पुरातात्विक साक्ष्य का जो पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में अगर बात किया जाए कि पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, भारत में जो पुरातात्विक संग्रहालय है उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, तो लिख देते हैं। ये जो है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो थे 1863 ईस्वी में वो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया था। भारत में जो भारत में जो पुरातात्विक साक्ष्य का जो पिता कहा जाता है, भारत का पुरातात्विक विभाग का जो पिता कहा जाता है, विभाग का जो पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में जो है पुरातात्विक साक्ष्य का जो संग्रहालय है उसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसको बारे में ये किसके अधीन है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। इसके बारे में जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका पुराना नाम क्या था, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था। क्या नाम था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्या नाम था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये जो कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहाँ पे है। कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आप अगर कभी जाइएगा तो वहाँ जो भी मध्य प्रदेश के होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे कि वहाँ जितना भी पाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में या वैदिक काल में जो चीज़ मिली है वो सब चीज़ को कहाँ रखा गया है? उसी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है स्थित, वहीं में रखा गया हुआ है। वहाँ बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं। वहाँ हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। जो वैदिक काल में लोहा मिला था या ये पाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी या सिंधु सभ्यता में कांसा की खोज हुई थी, तो ये सब का जो खोज है या अति पाषाण काल में जो कटोरा उटोरा ये सब जो मिला है, मानव की खोपड़ी उपड़ी, किताब उताब, जो चीज़ लिपि उपी जो भी चीज़ मिला है ना, जो भी इतिहास में मिला है वो सब को रखा जो गया है वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय उसी का नाम, तो वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर है? इसका पुराना नाम पूछा जाए, पुराना नाम तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में। पाषाण काल का जो है वो लिखावट के आधार पर अगर बात किया जाए, नामकरण किसने किया था? तो लिखावट के आधार पर पाषाण काल का जो नामकरण वो जॉन ब्रूस ने किया था। किसने किया था? जॉन ब्रूस ने। लिखावट के आधार पर। लिखावट के आधार पर जो नामकरण किया था वो जॉन ब्रूस ने किया था।
लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। अगर यही बोले कि जो धातु जो मिला है उसके आधार पर किसने नामकरण किया था, तो क्रिश्चियन थॉ ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन थॉ ने किया था। क्रिश्चियन थॉ ने किया था। क्रिश्चियन थॉ ने किया था। लिखावट के आधार पर किसने किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। क्या किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट धातु के आधार पर किसने किया था? क्रिश्चियन थॉ ने किया था। क्रिश्चियन थॉ ने किया था। पुराना जो नाम है वो नाम है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पाषाण काल। अगर जाति वाला है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है पाषाण काल, तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा। देखिए अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा या कई जगह लिखा भी रहता है कि 3 भागों में बांटा गया, तो ये भी सही है कि 3 भागों में बांटा गया, लेकिन कई किताब 4 भाग भी लिखता है। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन की बात कही जाए तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो वहाँ 3 भाग लिखाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वहाँ 3 भाग दीजिएगा। क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वहाँ पर 3 भाग ही आंसर सही है अभी तक, लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके अनुसार 4 भाग है।